सिर्फ दो सुपर पावर्स बची, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन असल में अलाइज नहीं थे। सोवियत यूनियन ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई और अपना एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। यहाँ से दुनिया एक नए डर में चली गई। इसी कंसेप्ट का मुजाहिरा करते हुए 2025 में जनरल आसिम मुनीर ने बयान दिया, यहाँ पहली बार दुनिया ने देखा कि कोल्ड वॉर हॉट हो सकती है, लेकिन जंगल, गुरिल्ला वॉरफेयर और लोकल सपोर्ट ने अमेरिका को थका दिया। हर जंग बॉम्ब से नहीं जीती जा सकती। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। दुनिया की तारीख में बहुत सी जंगें हुई, तलवारों से, बंदूकों से, टैंक से और कुछ फौज से। लेकिन एक जंग ऐसी भी थी जिसमें किसी भी बैटलफील्ड पर फौज आमने सामने नहीं हुई, फिर भी पूरी दुनिया 40 साल तक उसके खौफ में जीती रही। इस जंग को कहते हैं कोल्ड वॉर। एक ऐसी जंग जिसमें दुश्मन आमने सामने नहीं था, लेकिन हर वक्त महसूस होता था। आज हम जानेंगे कोल्ड वॉर असल में क्या थी, कौन जीता और कौन हारा, और वो राज जो ऑफिशियल किताबों में नहीं मिलते। इसका बैकग्राउंड क्या था, आखिर दुनिया दो हिस्सों में क्यों बटी। 1945 वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुकी थी, दुनिया तबाह हो चुकी थी। यूरोप खाक बन चुका था, जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिर चुका था, लाखों लोग मर चुके थे। लेकिन इसके बाद सिर्फ दो सुपर पावर्स बची, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। लेकिन मसला यह था कि दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। दोनों के दरमियान एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। अमेरिका का सिस्टम था कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट और प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी हर किसी को उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन करने का हक था। जबकि सोवियत यूनियन का सिस्टम था कम्युनिज्म, स्टेट कंट्रोल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और वन पार्टी रूल, यानी तमाम तर प्रॉपर्टीज और वेल्थ की मालिक हुकूमत है और हुकूमत तमाम शहरियों के दरमियान उनकी बराबर तकसीम करने की जिम्मेदार है, और कोई भी शहरी एक हद से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकता। यहाँ से एक खामोश सवाल पैदा हुआ, दुनिया का फ्यूचर कौन सा सिस्टम तय करेगा। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन असल में अलाइज नहीं थे, सिर्फ एक टेम्पररी मजबूरी थी। जैसे ही जर्मनी खत्म हुआ, असल दुश्मनी सामने आ गई। 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराकर ये साबित कर दिया कि अब जंग सिर्फ फौज से नहीं, एक बटन दबाने से भी जीती जा सकती है। सोवियत यूनियन ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई और अपना एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। यहाँ से दुनिया एक नए डर में चली गई। अगर दोनों ने वॉर शुरू कर दी तो दुनिया खत्म हो सकती है। इस कंसेप्ट को कहते हैं मैड, यानी MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। इसी कंसेप्ट का मुजाहिरा करते हुए 2025 में जनरल आसिम मुनीर ने बयान दिया कि अगर हम मरे तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर मरेंगे। खैर, बैक टू द टॉपिक। कोल्ड वॉर कभी भी डायरेक्टली अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान नहीं लड़ी गई। इसकी बजाय दूसरी कौमें इस जंग में जली, जैसा कि कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। हर जगह एक ही कहानी, एक साइड अमेरिका सपोर्ट करता था और दूसरी साइड सोवियत यूनियन। कोरिया को दो हिस्सों में बांटा गया, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्रोल और साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट कंट्रोल। यहाँ पहली बार दुनिया ने देखा कि कोल्ड वॉर हॉट हो सकती है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली सुपर पावर्स नहीं टकराई। वियतनाम वॉर को अमेरिका का जख्म भी कहा जाता है। वियतनाम में अमेरिका ने सोचा कि वो कम्युनिज्म को रोक लेगा, लेकिन जंगल, गुरिल्ला वॉरफेयर और लोकल सपोर्ट ने अमेरिका को थका दिया। कुछ लोग कहते हैं वियतनाम वॉर ने अमेरिका को यह सिखा दिया कि हर जंग बॉम्ब से नहीं जीती जा सकती। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में दुनिया करीब करीब खत्म होने वाली थी। 1962 में सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाने की कोशिश की। अमेरिका ने कहा यह सीधा हमला है। 13 दिन
सिर्फ 13 दिन। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। आखिर डिप्लोमेसी से मामला ठंडा हुआ। यहां से कोल्ड वॉर का सबसे खौफनाक लेसन मिला। इस सब के साथ साथ स्पाई वॉर भी चल रही थी, यानी जासूसी की जंग। कोल्ड वॉर सिर्फ जंग नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन की जंग थी। CIA, KGB, सीक्रेट एजेंट्स, कोड वर्ड्स, असैसिनेशंस, ये सब कुछ भी पैरेलल में चल रहा था। कुछ लोग कहते हैं बहुत से लीडर्स असल में मरे नहीं, खामोशी से हटा दिए गए। और इस सब के साथ साथ स्पेस रेस भी जारी थी, यानी आसमान में मुकाबला। 1957 में सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट भेजा। अमेरिका शॉक में आ गया। फिर फर्स्ट मैन इन स्पेस सोवियत यूनियन, फर्स्ट मैन ऑन मून अमेरिका। स्पेस असल में साइंस से ज्यादा पावर का सिंबल बन चुका था। कोल्ड वॉर का एक और सिंबल था बर्लिन वॉल। बर्लिन का मसला आखिर कहां से शुरू हुआ? 1945 के बाद जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर के बाद हार चुका था, तो पूरा मुल्क 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन। बर्लिन शहर जो सोवियत इलाके के बीच में था, उसे भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन कंट्रोल में था अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के, जबकि ईस्ट बर्लिन सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था। यहीं से मसला पैदा हुआ, ईस्ट वर्सेस वेस्ट बर्लिन, यानी एक शहर के 2 निजाम। ईस्ट बर्लिन कम्युनिस्ट साइड, कंट्रोल बाय सोवियत यूनियन। सिस्टम था कम्युनिज्म का, गवर्नमेंट जॉब्स, राशन सिस्टम, ट्रैवल पर सख्त पाबंदी, मीडिया और बोलने की आजादी नहीं थी। जबकि वेस्ट बर्लिन था कैपिटलिस्ट साइड, कंट्रोल था यूनाइटेड स्टेट्स का और उसके अलाइज का। यहाँ पर डेमोक्रेसी सिस्टम था, फ्री मार्केट थी, ज्यादा पैसे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ओपन मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। असल मसला था कि लोग भाग रहे थे। 1949 से 1961 के दरमियान 30 लाख यानी 3 मिलियन से ज्यादा लोग ईस्ट जर्मनी से भागकर वेस्ट जर्मनी चले गए। ज्यादातर उनमें से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और स्किल्ड वर्कर्स थे। ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट के लिए यह ब्रेन ड्रेन था। कुछ लोग कहते हैं कम्युनिस्ट सिस्टम खुद को तब एक्सपोज करता है जब लोग भागकर दूसरी साइड जाने लग जाएं। बर्लिन वॉल आखिर क्यों बनाई गई? ऑफिशियल रीजन ये बताई जाती है कि वेस्ट से आने वाले स्पाइज और फाशिस्ट को रोकने के लिए, जबकि अनऑफिशियल रीजन, जो कि ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं, अपनी अवाम को भागने से रोकने के लिए बनाई गई। बर्लिन वॉल कब और कैसे बनाई गई? बर्लिन वॉल को 13 अगस्त 1961 में रात के अंधेरे में बनाया गया। रोड्स बंद कर दिए गए, बार्ब वायर लगा दी गई, सोल्जर्स तैनात कर दिए गए। सुबह जब लोग उठे, शहर 2 हिस्सों में कैद हो चुका था, तकसीम हो चुका था। बाद में वायर की जगह कंक्रीट वॉल बना दी गई। उसके साथ साथ वॉच टावर्स और सर्च लाइट्स लगा दी गई। गार्ड डॉग्स तैनात थे और डेथ स्ट्रिप, जो कि वॉल के साथ वाली जगह थी, जहां पर सीधा गोली का ऑर्डर था। दीवार का जो फाइनल वेरिएंट था, उसकी लंबाई 155 किलोमीटर के करीब थी। उसकी ऊंचाई 12 फीट तक थी। 300 से ज्यादा वॉच टावर्स बनाए गए, ऑटोमेटिक फायरिंग जोन्स बनाए गए, ट्रिप वायर्स लगा दी गई, एंटी व्हीकल ट्रेंचेस बनाई गई। ये सिर्फ दीवार नहीं थी, ये कंप्लीट किलिंग सिस्टम था। दीवार को क्रॉस करने के कुछ रूल्स थे। ईस्ट से वेस्ट जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। सिर्फ स्पेशल परमिशन पर लोग जा सकते थे या सीनियर सिटीजन्स कभी कभी जा सकते थे। उसके अलावा गवर्नमेंट एजेंट्स जा सकते थे। वेस्ट से ईस्ट जाना आसान था। टूरिस्ट लिमिटेड टाइम के लिए जाते थे, लेकिन स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी, हर कदम पर सर्वेलेंस थी। ट्रेसपासिंग का कानून था शूट टू किल। ईस्ट जर्मन गार्ड्स के पास शूट टू किल का ऑर्डर था। अगर कोई दीवार के करीब आता या भागने की कोशिश करता तो सीधी गोली मार दी जाती। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 140 से 200 लोग इस सब में मरे, जबकि अनऑफिशियल एस्टिमेट्स कहते हैं कि 300 से ज्यादा लोग मरे। कुछ लोग तो कहते हैं कि असल नंबर्स कभी सामने आए ही नहीं। बर्लिन वॉल से रिलेटेड बहुत ही ड्रामेटिक किस्म की एस्केप स्टोरीज भी सामने आई।
1979 यानी 1979 में दो ईस्ट जर्मन फैमिलीज ने घर पर एक हॉट एयर बैलून बनाकर भागने की कोशिश की। इस सब की तैयारी में उन्हें लगभग 18 माह लगे। बर्नर की जगह पर उन्होंने प्रोपेन गैस सिलेंडर यूज किया और रात के अंधेरे में सीक्रेटली उसको टेस्ट भी किया। सितंबर 1979 में उन्होंने उड़कर दीवार क्रॉस कर ली। उनका बैलून गिरते गिरते बचा, लेकिन वो ही बाहिफाजत लैंड कर गए। इनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर बाद में डिज्नी ने नाइट क्रॉसिंग मूवी भी बनाई। 1964 में एक टनल एस्केप हुआ। वेस्ट बर्लिन के स्टूडेंट्स ने एक बेकरी की बेसमेंट से 145 मीटर लंबी सुरंग खोदी और 57 ईस्ट जर्मन्स को वहां से वेस्ट जर्मन में लाया गया। एक नौजवान ने ईस्ट बर्लिन की एक बिल्डिंग से अपना तीर कमान इस्तेमाल करते हुए एक वायर का निशाना वेस्ट बर्लिन की बिल्डिंग पर लगाया। उस वायर को इस्तेमाल करता हुआ वो जिप लाइन बनाकर स्लाइड करता हुआ वेस्ट बर्लिन में लैंड कर गया। बहुत से लोगों ने नहरों और दरियाओं का इस्तेमाल करते हुए ईस्ट से वेस्ट जाने की कोशिश की। बहुत से लोग डूबकर मर गए, कुछ पकड़े गए और कुछ को गोली मार दी गई। पीटर फेचर नामी 18 साल नौजवान का दिल दहला देने वाला वाकया भी सामने आया। दीवार फलांगने की कोशिश के दौरान उसको गोली मार दी गई। वो डेथ स्ट्रिप में गिरकर ही अपनी जान दे बैठा। इस वाकये की इंटरनेशनल लेवल पर मजम्मत की गई। दीवार का मतलब सिर्फ शहर का तकसीम होना नहीं था, बल्कि आजादी वर्सेस कंट्रोल, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, चॉइस वर्सेस मजबूरी। इसीलिए बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर का सबसे पावरफुल सिंबल बन गई। 1989 में हजारों की तादाद में ईस्ट जर्मन सड़कों पर निकल आए, प्रोटेस्ट शुरू हुए और शिद्दत इख्तियार कर गए। उनकी डिमांड थी फ्रीडम टू ट्रेवल, फ्री इलेक्शंस और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और इसी टाइम पर बहुत से जर्मन्स नेबरिंग कंट्रीज में एस्केप भी कर रहे थे, जैसा कि हंगरी। ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, प्रोटेस्ट शिद्दत इख्तियार कर गए और सोवियत यूनियन अब सपोर्ट नहीं कर रहा था। बर्लिन वॉल का गिरने का वाकया बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल और मिसकम्युनिकेशन का नतीजा था। 9 नवंबर 1989 को गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसका नाम गुंटर शोबोस्की था, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको ये बताना था कि ईस्ट जर्मन्स अब ट्रैवल परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये काम कल से शुरू होना था। उससे एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि ये काम कब से शुरू होना है। उसने कंफ्यूज होकर अपने नोट्स को देखा और कहा, जहां तक मुझे इल्म है, अभी से, बगैर किसी ताखीर के। उसकी जुबान से ये अल्फाज गलती से अदा हुए, लेकिन वो टीवी पर लाइव था। बस फिर हजारों ईस्ट जर्मन्स सड़कों पर निकले और बर्लिन वॉल पर पहुंच गए और वहां जाकर तहलका मचा दिया। हजारों लोग वॉल पर पहुंच गए। गार्ड्स कंफ्यूज्ड थे, ऑर्डर्स क्लियर नहीं थे। आखिर बैरियर्स खोल दिए गए, बर्लिन वॉल गिर गई। बहुत से लोग दीवार के ऊपर चढ़ गए और हथौड़ियों से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अजनबियों को खुशी में गले लगा लिया। लोगों ने इस चीज का जश्न मनाया। उस रात बर्लिन की डिवीजन खत्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं दीवार का गिरना प्लान्ड नहीं था, सिर्फ एक कम्युनिकेशन मिस्टेक ने हिस्ट्री बदल दी। अगर वो एक जुमला गलत ना बोला जाता, शायद वॉल कुछ और साल खड़ी रहती। जर्मनी रीयूनाइट हो गया, लेकिन ईस्ट और वेस्ट का इकोनॉमिक गैप, साइकोलॉजिकल डिवाइड और आइडेंटिटी क्राइसिस आज भी जिंदा है। आज भी ईस्ट जर्मनी ज्यादा गरीब है, वेस्ट ज्यादा डेवलप्ड है। बर्लिन वॉल टूट गई, लेकिन उसका असर आज भी जिंदा है। बर्लिन वॉल का गिरना सोवियत पावर का एंड सिग्नल था, कोल्ड वॉर का खात्मा था। 2 साल बाद सोवियत यूनियन खुद टूट गई। बर्लिन वॉल देखने में तो कंक्रीट की दीवार थी, लेकिन हकीकत में ये एक खौफ की दीवार थी। जब खौफ खत्म हुआ तो दीवार खुद गिर गई। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में दाखिल होकर बहुत बड़ी गलती की। ये जंग बहुत लंबी चली, इकोनॉमिक प्रेशर आया,
और इंटरनेशनल आइसोलेशन ने सोवियत सिस्टम को कमजोर कर दिया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं अफगानिस्तान कोल्ड वॉर का टर्निंग पॉइंट था, सोवियत यूनियन की कब्र थी। 1991 यानी 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, 15 मुल्क अलग हो गए, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, एक एम्पायर का जवाल आ चुका था, अमेरिका दुनिया का अकेला सुपर पावर बन चुका था। लेकिन क्या कोल्ड वॉर वाकई खत्म हुई या सिर्फ शेप चेंज हुई? क्या आज की दुनिया, सैंक्शंस, मीडिया वॉर्स, साइबर अटैक्स उसी कोल्ड वॉर का नया रूप नहीं है? ये सवाल आज भी जिंदा है। ये थी कोल्ड वॉर की पूरी कहानी, एक ऐसी जंग जो कभी लड़ी ही नहीं गई लेकिन पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये था तारीखी मंजर। हिस्ट्री सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही कहानियां सामने लाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए तारीखी मंजरनामे के साथ।